हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ लिया था। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये सारे शिफ्ट हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्वेंट इफ़ेक्ट से। सॉल्वेंट इफ़ेक्ट ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखा था और उसमें देखा था कि अगर कोई एडिशनल ग्रुप लगा दिया जाए तो हमारा लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। जैसे हमारे बैथोक्रोमिक शिफ्ट में था, ये हमारे एग्जाम्पल थे कि बेंजीन है, उसका लैम्डा मैक्स 256 है और एनिलीन, इसमें बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया तो इसका लैम्डा मैक्स बढ़ गया। ऐसे ही हमने सॉल्वेंट के भी केस में देखा था कि अगर एक ही कंपाउंड है, मतलब जैसे कि कंपाउंड एसीटोन लिया है, इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट में हमारी अलग अलग लैम्डा मैक्स आ रही थी, यानी कि वेवलेंथ पे ये शो कर रहा था एक्साइटेशन ट्रांजिशन। तो इस यहाँ पर वाटर और हेक्सेन, तो ये वाटर या हेक्सेन की वजह से किस तरीके से ट्रांजिशन या लैम्डा मैक्स आपका इफ़ेक्टिव हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है उसमें, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली किस पे काम करता है? पोलर सॉल्वेंट इफेक्ट है, यानी कि पोलर जब सॉल्वेंट होगा तब ये इफेक्टिव होगा। और कहाँ कहाँ इफेक्टिव होगा? ये पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे ही इफेक्टिव होगा। ये दो चीज़ें इफेक्ट करता है, एक तो लैम्डा मैक्स यानी कि इस ट्रांजिशन की वेवलेंथ पे इफेक्ट डालता है, और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी पे भी इफेक्ट डालता है, यानी कि एप्सिलॉन मैक्स पे भी डालता है। ये लैम्डा मैक्स पे भी डालता है और एप्सिलॉन मैक्स पे भी इफेक्ट डालता है, दोनों पे डालता है। तो हम इजीली एप्सिलॉन का कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है जिसे हम डायरेक्टली पढ़ सकें, लेकिन लैम्डा का हम वेरिएशन डायरेक्टली पढ़ सकते हैं एनर्जी गैप के थ्रू, क्योंकि अगर हमें एनर्जी पता चल जाए तो हमें लैम्डा भी पता चल जाएगा। तो आगे ऐसे चलते हैं। इसमें ये इंटरेक्शन आपका पोलर सॉल्वेंट की बात की थी अभी, पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो जिस तरीके से हम लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ते हैं सॉल्यूशन के केस में कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही अगर पोलर हों या दोनों ही नॉन पोलर हों तो वो इजीली डिजॉल्व कर जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पोलर सॉल्वेंट में क्या है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे पोलर होते हैं। जितने ऑर्बिटल हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, पाई, ये सारे क्या हैं? पोलर हैं। तो जब भी पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट आपका पोलर ऑर्बिटल के साथ अच्छा इंटरेक्ट करेगा और इसे स्टेबलाइज करेगा, यानी कि एनर्जी में इसकी लो लेके आएगा। ऊपर एनर्जी है उससे कुछ कम लेके आएगा, दैट मीन्स उसे स्टेबलाइज करेगा। अब पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है? पोलैरिटी का ऑर्डर है, ऑर्बिटल के केस में नॉन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा पोलर होता है, फिर पाई स्टार पोलर होता है, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग पोलर होता है, सबसे कम पोलर होता है पाई बॉन्डिंग। तो ये नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग, और पाई दैट मीन्स पाई बॉन्डिंग। तो ये पोलैरिटी का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना होगा। ये याद रहेगा तब आप इजीली ये ट्रांजिशन के बारे में देख सकते हैं। हमें कुछ भी ये मैटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पोलैरिटी ऑर्डर है तो हम ये ट्रांजिशन पे किस तरीके से पोलर या नॉन पोलर का इफेक्ट पड़ेगा, पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट का, वो हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। जैसे डायग्राम से ही ईजी पड़ता है इसे समझना और निकालना। सपोज कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ए है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उसका ट्रांजिशन या एनर्जी गैप ये है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और वो गैप आपका ये है। इसका क्या है? E1 एनर्जी मान ली है, ये गैप की एनर्जी E1 है। जब इसे यहाँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, जब इसे पोलर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें याद रखना है कि नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार, फिर पाई। तो ये कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? पाई स्टार, क्योंकि ज़्यादा पोलर है पाई से, तो पोलर इंट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो पाई स्टार क्या होगा? ज़्यादा नीचे आएगा, स्टेबलाइज होके नीचे आ गया। और पाई क्या होगा? पाई स्टार के कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज करेगा क्योंकि ये भी पोलर है, लेकिन इससे कम पोलर है इसीलिए ये कम स्टेबलाइज करेगा। तो ओवरऑल क्या आपको दिख रहा है? ये ज़्यादा स्टेबलाइज किया, ये कम स्टेबलाइज किया।
ओवरऑल जो एनर्जी गैप है ये कम हो गया। यहाँ पर एनर्जी गैप E1 था, यहाँ पर जो E2 है वो एनर्जी गैप कम है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, आपको दिख रहा है ये गैप कम हो गया। जब गैप कम हो गया दैट मीन्स E2 इज लेस देन E1। तो लैम्डा के केस में क्या होगा, लैम्डा आपके एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एनर्जी में कम आ रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट मिलाने पर वेवलेंथ हमेशा लॉन्गर की तरफ जाती है, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं इन जनरल thus the energy required to pi star transition is less, एनर्जी कम हो गई एंड एब्जॉर्प्शन मूव्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन कहाँ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाएगा। आगे है आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसे भी हम फिगर से ही समझेंगे, बात वही लिखी हुई है, फिगर से समझ लिया तो सारा कुछ हो गया। नॉन बॉन्डिंग, अब क्या है, नॉन बॉन्डिंग कोई एक कंपाउंड है जिसे हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो उसका एनर्जी गैप नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग का ये है। इसे हमने मान लिया इसका एनर्जी गैप E1 है। तो जब ये स्टेबलाइज करेगा, वापस से हमें इसी पे ही ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जो कम पोलर होगा वो कम स्टेबलाइज करेगा। तो इन दोनों में नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार में ज़्यादा पोलर कौन सा है, नॉन बॉन्डिंग, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। और पाई स्टार इससे कम पोलर है इसीलिए ये इसकी अपेक्षा कम स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इन दोनों की कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और ये कम स्टेबलाइज करेगा। तो ओवरऑल हमें एनर्जी गैप दिख रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबलाइज किया, ये और नीचे आया, ये कम स्टेबलाइज किया, कम नीचे आया, तो एनर्जी गैप इन दोनों का बढ़ गया। यानी कि पहले ट्रांजिशन से नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हमारा होगा तब जो ट्रांजिशन होगा उसमें एनर्जी कम लगेगी, और जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ट्रांजिशन होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब हमें इसमें लैंग्वेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसमें पाई टू पाई स्टार में एनर्जी ज़्यादा लगती है कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में एनर्जी ज़्यादा लगती है। हम इन गैप से निकाल सकते हैं, बस क्या आपको याद रखना है, ये पोलैरिटी का सीक्वेंस याद रखना है, और ये याद रखना है कि जब भी पोलर पोलर इंट्रैक्शन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, कम पोलर होगा तो कम स्टेबलाइज करेगा। ऑलराइट, तो ये एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया, दैट मीन्स ये किस तरफ शिफ्ट करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी और ये वेवलेंथ कम होगी। वही चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिखी हुई है, Hence absorption band moves to shorter wavelength। इसी की वजह से क्या होता है, shorter wavelength की तरफ absorption band move कर जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कंपाउंड देकर। तो क्या है, नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अगर बढ़ जाए, सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है, हम अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब भी लगाते हैं, यानी कि कोई भी हो सीरीज हो आपकी, तो ये क्या है, अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। लेकिन अगर ये ही आपका क्या है, यहाँ डबल है, ये सिंगल है, फिर ये डबल है, फिर ये सिंगल है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ ब्रेक हो गया, डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। अब ये क्या होगा कि अगर यहाँ पर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी चाहें, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस नहीं है, तो ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और ये बॉन्ड यहीं के यहीं रह जाएंगे, यानी कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये ही स्ट्रक्चर चेंज होके यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ये प्लस, ये फिर माइनस इधर मूव कर रहा है, ये प्लस, ये इधर मूव कर रहा है माइनस, ये प्लस, ये इधर माइनस, ये प्लस। तो अब की बार ये वाले ना बना के ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब की बार ये यहाँ प्लस ये माइनस,
तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वहीं कॉन्जुगेशन, जहाँ कॉन्जुगेशन होता है कह सकते हैं वहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्म होते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं है, हमने इन बॉन्ड को ब्रेक भी किया तो भी हमें वही चीज़ मिल रही है। तो जैसे जैसे हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ता है तब क्या होता है अल्ट्रावायलेट पे, एक्चुअल में जब जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है हमारा एनर्जी गैप कम होता जाता है। एनर्जी गैप कम होगा तो फिर वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा। जैसे कि अभी यहाँ एनर्जी गैप बढ़ रहा था तो शॉर्टर वेवलेंथ, एनर्जी गैप कम था तो लॉन्गर वेवलेंथ। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एनर्जी गैप कम होता जाएगा, जैसे ही हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी गैप कम होता जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इथीन 1,2 ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन 1,3,5 हेक्साट्राइइन। ये हमने कंपाउंड्स लिए हैं 3। यहाँ क्या है, केवल डबल बॉन्ड है, कोई और बॉन्ड नहीं है आगे, न सिंगल ना कुछ, सीधे डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है, 2 डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड हैं और तीनों कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ 2 है बॉन्ड और कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर 3 के कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। तो डायग्राम किस तरीके से होगा, पहले अगर आपका इथीन का मॉलिक्यूल है, इनिशियली स्टार्ट करते हैं इथीन के मॉलिक्यूल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉन्ड के लिए बनाते हैं, जैसे कि हमने एमओटी में बनाया था, एमओटी में क्या था, जैसे सिग्मा नीचे आ रहा था तो सिग्मा स्टार ऊपर जा रहा था, पाई नीचे आ रहा था तो पाई ऊपर जा रहा था, 2 पाई नीचे आ रहे थे तो 2 पाई ऊपर जा रहे थे। सिमिलरली 1 पाई है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा पाई स्टार, तो 1 पाई बॉन्ड है हमारे पास, उसका बॉन्डिंग हो गया, और ये पाई स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग। होमोल्यूमो अभी हम आगे बता रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई बॉन्ड तो 2 पाई एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। 2 पाई ये कुछ स्टेबलाइज किया, पाई 1 पाई 2 ऊपर आया, पाई 3 और ऊपर, पाई 4 सबसे ऊपर। यहाँ पर कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं तो 3 बॉन्डिंग के होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग के होंगे। इस तरीके से ये डायग्राम बनता है। यहाँ पर क्या है, होमोल्यूमो। अब व्हाट इज होमो एंड व्हाट इज ल्यूमो। होमो मीन्स होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख दे HOMO। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये सारे ही हैं। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड या लोएस्ट अनऑक्यूपाइड किस तरीके से आता है, पाई, जैसे यहाँ पर है एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नीचे से हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, तो नीचे से हम इसे फिलअप करना शुरू करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। ऑलराइट, यहाँ पर कितने हैं इस डायग्राम में, इनके इलेक्ट्रॉन भरे, पाई डायग्राम है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करें, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें 2 इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिलअप करना है, किस तरीके से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले अप साइड, अप स्पिन डाउन स्पिन, ऐसे ही अप स्पिन डाउन स्पिन, जिस तरीके से हम हुंड प्रिंसिपल के हिसाब से फिलिंग करते हैं वही है सेम। तो ये हो गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइइन के लिए फिलिंग। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन इनमें फिलअप करें, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो ये होमो कैसे बना, होमो इधर से समझे ज़्यादा बेटर होगा। क्या है होमो, होमो मीन्स अभी हमने देखा था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड यहाँ कितने हैं, 1 2 3, ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा, हाईएस्ट, ऊपर कौन सा है, ये
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट है, सबसे ऊपर एनर्जी है, ऑक्यूपाइड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये सारे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये बने ही हैं, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये हुआ। यहाँ पर कौन सा है, इन दोनों में, यहाँ हाईएस्ट है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हुआ। यहाँ एक ही है तो यही हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो भी सब अनऑक्यूपाइड हैं, जितने भी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें सबसे लोएस्ट। अनऑक्यूपाइड यहाँ कितने हैं, यहाँ 3 ये अनऑक्यूपाइड हैं, लेकिन इनमें सबसे नीचे वाला अनऑक्यूपाइड कौन सा है, ये, तो इसीलिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली इन दो में ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ एक ही है तो ये। तो हमारा जब भी ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से होता है, होमो से ल्यूमो में होता है, होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो भी हो रहा है, होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड के ये इलेक्ट्रॉन ही ये ट्रांजिट होके ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ एक्साइट होंगे, तब ये क्या बनाएगा, तब ये बैंड देगा। जब एनर्जी से मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये बैंड देगा, यानी कि हमें पीक देगा। इसी के थ्रू हमें क्या पता चलती है, हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑलराइट, तो हम आगे देख रहे हैं, तो ये हाइयर होमो ल्यूमो देख लिया। अब क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है। एनर्जी गैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाएंगे एनर्जी थोड़ी कम, यहाँ से यहाँ और कम। तो एनर्जी गैप में हमें कमी मिल रही है, यानी कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है एनर्जी कम होती जाती है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो कॉन्जुगेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारी लैम्डा मैक्स कम होता जाएगा, यानी कि एज द conjugation increases the absorption wavelength shift to longer wavelength। एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, वही चीज़ लिखा है। हेंस ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, जितने ज़्यादा पाई ऑर्बिटल होंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है हमारा, ये कॉन्जुगेशन के लिए है, लोअर विल बी द एनर्जी, उतनी ही एनर्जी ये गैप कम होता जाएगा, डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, होमो ल्यूमो का गैप, एंड लॉन्गर विल बी द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, ये गैप कम होगा यानी कि एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दैट मीन्स लॉन्गर टू वेवलेंथ। आगे आते हैं हम, इसी में ही एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसे कायदे से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग will exhibit higher value of lambda max in the UV spectra। इनमें से कौन से UV स्पेक्ट्रम में हाइयर वैल्यू देगा लैम्डा मैक्स की, यानी कि वेवलेंथ की हमें ज़्यादा वैल्यू देगा। तो दो हमें कंपाउंड दिए हैं, उनका कंपैरिजन करना है। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर हम बना लें तो ये कंपाउंड ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये O डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हमें दिख रहा है एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट इसके लिए हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आगे ये सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंगल है, यानी कि ये किस टाइप का सिस्टम होगा, ये हमारा इथीन टाइप का सिस्टम होगा। और ये कैसा टाइप का सिस्टम होगा, यहाँ ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन टाइप का सिस्टम होगा। तो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड से दो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन जब भी बढ़ता है तो क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती है। इन दोनों के बीच, इन दोनों में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इस कंपाउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो हम लिख सकते हैं सो द मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3 एक्सिबिट हाइयर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इन द UV स्पेक्ट्रम। कैसे आया, कैसे पता चला हमें, कॉन्जुगेशन की वजह से पता चला। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड में देखें, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि यहाँ इतना ये कॉन्जुगेटेड है सिस्टम। ऑलराइट,
फिर आगे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये दो डबल बॉन्ड तो हैं, यहाँ भी दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड आपके विदाउट कॉन्जुगेशन है। तो जब भी विदाउट कॉन्जुगेशन होता है, मतलब दो तो आ गए बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हैं, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये अलग अलग इंडिविजुअली इथीन सिस्टम की तरह काम करेंगे, यानी कि ये अलग अलग इथीन की तरह पीक देंगे। लेकिन ये किसकी तरह देगा, ये 1,3-ब्यूटाडाई, ये वाला सिस्टम 1,3-ब्यूटाडाईन की तरह पीक देगा। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला 1,3-ब्यूटाडाईन की तरह देगा, और ये इंडिविजुअली दो अलग अलग पीक देंगे इथीन की तरह। तो कॉन्जुगेशन इसमें है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी, यानी कि कह सकते हैं सो द कंपाउंड फर्स्ट, दैट इज ये वाला जो ये कंपाउंड है, एक्सिबिट हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। कहाँ से पता चल रहा है, सब कुछ हमें वेवलेंथ की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से पता चल रहा है। आगे नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है, ये वाली फर्स्ट थी, अब सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम किस तरीके से निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम इससे निकाल सकते हैं किस तरीके से, क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन जितनी भी हैं सारी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे ही चलती हैं, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो जो ज्योमेट्री है या तो सिस होगी या ट्रांस होगी। सिस किस तरह की होती है, हमें पता है सिस ज्योमेट्री ये होती है, यानी कि ये ए और ये बी, ये बी। ट्रांस क्या होती है, ट्रांस हमारी ज्योमेट्री होती है ए दोनों एंटी हो जाते हैं, ये बी और बी एंटी हो जाते हैं। नंबर सेकंड थिंग, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, डबल बॉन्ड है, ये जब भी ये डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ सब जगह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑलराइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये अगर हम कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करें, यानी कि कॉन्जुगेशन हम बढ़ाएं, जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल्स में ही हमने देखा था, इस तरीके से हमने ये बना दिया था, ये सारी क्या है, sp2, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, sp2 sp2 sp2। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दो H नहीं दिख रहे हैं, एक दो H यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड, और इस साइड क्या है, ये हो गया दो H दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये एक पाई ये, तो क्या हो गया, sp2 हो गया। ऐसे ही सभी में यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, प्लेन पर होती है, प्लेनर होती है, प्लेनर होती है। इसका एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल पे होती है, ये प्लेनर आती है, यानी कि हम इसे प्लेन पे दिखा सकते हैं। जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है, ये प्लेनर नहीं होती, ये टेट्रागोनल होती है। इसकी एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये प्लेनर नहीं है, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हमारी प्लेनर होती है, sp2 हमारी हमेशा प्लेनर होती है। जब तक ये प्लेनर होगी, जब तक sp2 है, यानी कि उसकी प्लेनैरिटी होगी, तभी ये आगे कॉन्जुगेशन कर सकती है। अगर प्लेनैरिटी लूज हुई तो ये कॉन्जुगेशन आगे एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें हम इसलिए बेसिकली बता रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री निकालने के लिए केवल सिस ट्रांस जान लेने से नहीं होगा, हमें ये पता होना चाहिए ये प्लेनर होना चाहिए, इनमें 120 डिग्री एंगल मेंटेन रहना चाहिए। ऐसे हम एग्जाम्पल से ही समझे तो बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिस स्टिल बीन, एब्जॉर्प्शन छोड़ दें कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक दूसरी है ट्रांस स्टिल बीन। तो सिस स्टिल बीन और ट्रांस स्टिल बीन, पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सिस स्टिल बीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये दो बेंजीन रिंग हैं किस पे, सिस पोजीशन पे, और यहाँ पर दो बेंजीन रिंग जुड़ी हैं ट्रांस पोजीशन पे। कॉन्जुगेशन देखें तो यहाँ पर क्या है,
3 हमारे डबल बॉन्ड यहाँ हैं, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर हैं, 3 दूनी 6, 6 डबल बॉन्ड और ये 7 डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 यहाँ 6 हो गए और ये 7वां, यानी कि 7 डबल बॉन्ड्स यहाँ हैं, 7 डबल बॉन्ड्स यहाँ हैं, दोनों में सेम है। तो जब 7 डबल बॉन्ड की ये भी है, 7 डबल बॉन्ड की ये भी है, तो एक ही जैसा ट्रांजिशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री की वजह से एक और चीज़ आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी है, ये बेंजीन रिंग जुड़ी है, ये दोनों इतनी क्लोज आ जाती हैं कि अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लेकिन इन दोनों के क्लोज आने की वजह से, ये जब भी ये दोनों क्लोज आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से जब क्लोज आ जाएंगे तो ये आपस में टकराएंगे। जैसे ही ये टकराएंगे तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, यानी कि एक ऊपर एक नीचे। जैसे ये पोजीशन से अपनी पोजीशन से हटे तो यानी कि इनकी प्लेनैरिटी, यानी कि प्लेन पर जो ये थे, ये कंपाउंड इस तरीके से होने चाहिए, पूरे प्लेन पर होने चाहिए। लेकिन जैसे ही इनकी ये पोजीशन हटी तो इनकी प्लेनैरिटी लूज हुई। प्लेनैरिटी लूज होगी तो आगे ये जो ये कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चलना चाहिए था, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्लेनर होना चाहिए हमारे कॉन्जुगेशन के मूव करने के लिए। तो ये प्लेनैरिटी लूज हुई तो ये कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये एंटी है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो बहुत दूर दूर है, एक यहाँ पर है, एक इस साइड दूसरी जगह लगा हुआ है, तो प्लेनर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये भी प्लेन पे रहेगा, ये भी प्लेन पे रहेगा। हाइड्रोजन इतना छोटा एटम होता है कि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत छोटे एटम है। लेकिन ये इतना बड़ा कंपाउंड, ये जो इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे बल्की ग्रुप भी कहते हैं। ये बल्की ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहाँ हमने ये जो एरो लगाया है ये हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए लगता है। यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, इसलिए हमने यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगाया। ये हमारा किस लिए क्रिएट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए होता है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और क्या हो जाएगा, ये अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देगा। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक पूरे में जो मूव होना चाहिए वो मूवमेंट इसका रुक जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, ये कॉन्जुगेशन यहाँ पूरा ऐसे ऐसे चलता रहेगा लगातार। तो क्या होगा, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगा तो एनर्जी गैप कम आएगा। जहाँ प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा वो अपने आप ही एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। प्रॉपर कॉन्जुगेशन, वहीं कॉन्जुगेशन वाले से ही आते हैं, एनर्जी गैप कम होमोल्यूमो का। जहाँ कॉन्जुगेशन खराब हुआ वहाँ एनर्जी गैप बढ़ गया। एनर्जी गैप कम है यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ, एनर्जी गैप ज़्यादा है दैट मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो किस तक क्या होगा हमारा, द स्टेरिक हिंड्रेंस इन सिस आइसोमर प्रिवेंट कंप्लीट कोप्लेनैरिटी रिक्वायर्ड फॉर फुल कॉन्जुगेशन। पूरे जो कॉन्जुगेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेनैरिटी चाहिए, उसे रोक देता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, उसे रोक देता है, उसे प्रिवेंट कर देता है, तो कोप्लेनैरिटी नहीं हो पाती। तो इस वजह से क्या होता है, हैंस इट एब्जॉर्ब अ शॉर्टर वेवलेंथ। क्यों शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी गैप इसका बढ़ गया। एंड ट्रांस शॉर्टर वेवलेंथ देन ट्रांस आइसोमर, इसमें एनर्जी गैप बढ़ गया, इसमें एनर्जी गैप छोटा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा कम होगी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे है नेक्स्ट एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप की आपकी एप्लीकेशन है। क्या है, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है, उसकी आपके में डेरिवेशन है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम जो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ का आपके जो इक्वेशन आती है वहाँ से शुरू करते हैं। A = एप्सिलॉन CL। ए क्या होता है, एब्जॉर्बेंस एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी कि किसी वेवलेंथ पे आपकी क्या एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बेंस है। सी कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कोई सैंपल लिया है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है लेकिन कांस्टेंट आपके पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए होता है। ऑलराइट, कांस्टेंट नोन एज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर इसे हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द सेल। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि ये हमारा सेल एक बना हुआ है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन भर दिया है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो हमारा C है।
ये जो लेंथ है जिसमें हमने ये भरा हुआ है ये हमारी एल है, कंसंट्रेशन सी हो गया, लेंथ एल हो गया। अब इस पर जब कोई लाइट पड़ती है, लाइट यहाँ से पास हो रही है, इसके अंदर से होके निकल रही है और फिर यहाँ से लाइट निकल रही है। तो जब ये लाइट यहाँ पड़ती है तो कुछ इंटेंसिटी के साथ, मतलब कुछ आएगी ये लाइट की कितनी है, लेकिन जितनी भी है जो भी है ये 100% लाइट आई, इसे हम 100% मान रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से निकल गई, ये ट्रांसमिट हुई, सपोज यहाँ पर 75% ये ट्रांसमिट हो गई। 75% ट्रांसमिट होने का मतलब है 25% ये क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई। यही जो एब्जॉर्ब हुआ ये क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन है। ये हमारा एब्जॉर्ब हो गई और ट्रांसमिट हम आगे बियर-लैम्बर्ट लॉ में जब देखेंगे तभी देख लेंगे। तो ये एब्जॉर्ब हो गई। अब नंबर आता है एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन हमने जो अभी बैथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ा था, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ये पूरा डायग्राम ये जो पढ़ा था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यहाँ हमने एप्सिलॉन देखा था। ये वही एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। लाइट पड़ रही है तो कितने मॉलिक्यूल आपके ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, वो क्या होता है, एप्सिलॉन। यानी कि जैसे कि कम वेवलेंथ है तो कम ट्रांजिशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम ट्रांजिशन मिल रहा था। ये हमने लास्ट वीडियो में से पढ़ा था, देखा था कि एप्सिलॉन क्या होता है। ये एप्सिलॉन ये वही है मोलर एब्सॉर्प्टिविटी या एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ऑलराइट, तो इसका एप्लीकेशन किस तरीके से देखेंगे, ये क्वेश्चन के ही फॉर्म में हम देख लें। एप्लीकेशन for a solution of a camphor is in hexane in a 10 centimeter cell। सोल्यूशन है कैम्फर का, हेक्सेन में बनाया गया है और उस सेल की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। द एब्जॉर्बेंस ए वॉज फाउंड टू बी 2.52। एब्जॉर्बेंस कितनी आई, 2.52। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एट 295 nm, यानी कि ये आपकी वेवलेंथ है। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बेंस है, और इसी वेवलेंथ पे आपकी लैम्डा मैक्स कितनी है, 14 दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। सब कुछ दे रखा है, एब्जॉर्बेंस दे रखा है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी दे रखी है। इसकी यूनिट नहीं दी है, लेकिन आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक और यूनिट में, मोल पर लीटर होता है। यानी कि ये मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और वो उल्टा है, दैट मीन्स पर एम और सेंटीमीटर का इनवर्स। ये आपका क्या है, ये आपकी यही यूनिट है। एम इनवर्स मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, एम मीन्स होता है मोल पर लीटर, वो ही यहाँ पर लिखा है मोल पर लीटर, लेकिन उल्टा लिखा है इसलिए इनवर्स हो गया। तो लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन हमें पता है, या तो एम लिखो या मोल पर लीटर आती है। ये क्या हुआ, तो एब्जॉर्बेंस बियर-लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो हमें सारा डेटा पता है बस C को छोड़ के, तो C इज इक्वल टू A अपॉन एप्सिलॉन L। तो A रखा एप्सिलॉन L, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी की भी वैल्यू, मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बियर-लैम्बर्ट लॉ की डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसी के ही न्यूमेरिकल देखेंगे।